अच्छा, आज जो हमने टॉपिक करना है वो हमारे स्टैटिस्टिक्स का जो टॉपिक चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, सही है। द सेट ऑफ डेटा शोन इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपके पास जो डेटा है उसका जो गिवन दिया हुआ है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में गिवन है। उसकी मीन वैल्यू गिवन है, द मीन वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली 9.6। ये डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसका मतलब ग्रुप डेटा है, सही है। आपके पास जो है वो डेटा की एक वैल्यू है 8, वो कितनी मरतबा आ रही है उस डेटा में? 7 टाइम्स रिपीट हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी एफ गिवन है। जो डेटा की वैल्यूज है 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सारी आपके पास एक्स होता है, ये ऑब्जर्वेशन होती है, सही है। तो ऑब्जर्वेशन को हम डिफरेंट ऑब्जर्व हर एक ऑब्जर्वेशन को एक्स से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो आपको बोल दिया कि ये पूरे डेटा का मीन गिवन दिया हुआ है। मीन कितना है? 9.6। बोले फाइंड द वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू कैलकुलेट करो, बताओ पी क्या है। पी कहाँ पे आ रहा है? आपके पास जो डेटा वैल्यू 11 है उसकी फ्रीक्वेंसी पी है, सही है। इसी तरह डेटा वैल्यू 12 की फ्रीक्वेंसी में भी पी आ रहा है, आपने ये फाइंड करना है, सही है। अच्छा, अब कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये ग्रुप डेटा है, हमें पता है ग्रुप डेटा का मीन गिवन है, तो मतलब मीन वाले मेथड से होगा। ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं? हर एक ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक ऑब्जर्वेशन अपनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हर एक एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा? एफ से। तो 7 × 2, फिर प्लस, फिर आपके 8 × 7, 9 × 11, 10 × 9, सही है। 11 × पी। इसके बाद जो है वो 12 किससे मल्टीप्लाई होगा? P - 3 से। ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली, देन इन सबको क्या करते हैं? ऐड। ऐड कर दिया। और डिवाइड में आते हैं टोटल ऑब्जर्वेशंस। इस डेटा के अंदर टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है वो आएगा। तो वो टोटल ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, सारी फ्रीक्वेंसीज को। तो 2 + 7 की है 9 आ गया, 9 + 11 20, 20 + 9 29, 29 में पी ऐड होगा, 29 + पी। फिर 29 + पी में क्या ऐड हो जाएगा? P - 3। क्या ऐड होगा? P - 3। तो ये आ गया 29 + पी प्लस P - 3। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 29 - 3 26 + 2P, तो ये हो गया 26 + 2P, सही है। तो इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 26 + 2P। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। 7 × 2 14, मल्टीप्लाई, अब ये 8 × 7 56, आपके पास होगा 9 × 11 99, 10 × 9 90। तो ये सारी वैल्यूज को निकालने के बाद, ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया ये 259। प्लस का 11P कॉपी, प्लस का 12 पहले P से मल्टीप्लाई हुआ 12P, फिर ये 12 - 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 36 आ गया, सही है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब फ्रीक्वेंसी का सम आ गया। किसके बराबर है ये? क्या इससे क्या निकलता है? हम क्या फाइंड करते हैं? मीन। मीन गिवन दिया हुआ है 9.6, तो ये किसके इक्वल है? 9.6 के। तो यहां से हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, तो आपके पास 259 - 36 करेंगे, 223 आएगा। 11P + 12P किया, 23P आ गया। ये 26 + 2P इधर डिवाइड में है, 9.6 के पास जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 26 + 2P को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9.6 से। तो 9.6 पहले 26 से मल्टीप्लाई हुआ, 249.6। 9.6 को 2P से मल्टीप्लाई किया, 19.2P, सही है। किसके इक्वल है? 223 + 23P, सही है। अब हमने P फाइंड करना है। P वाली दो टर्म्स है, दोनों को एक साइड पर कर लो। 23P कॉपी, प्लस का 19.2 लेफ्ट पे लेके आ गए, माइनस का 19.2 हो जाएगा। 249.6 हमने कॉपी कर दिया, 223 प्लस का इधर आके माइनस कर दिया। इन दोनों को माइनस किया, 26.6 वैल्यू आ गई। 23P - 19.2P करेंगे तो 3.8P आएगा। 3.8P के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड। जैसे ही आप 26.6 को डिवाइड करोगे 3.8 से, तो P की वैल्यू क्या आ गई? 7। P की वैल्यू क्या आ गई? 7। देखो, आपके पास जो P की ये वैल्यू आ रही है, 7 आए, 5 आए, 6 आए, 8 आए, 9 आए, मसला नहीं है। अगर 7.7 आती है, 5 पॉइंट मतलब डेसिमल में आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है, तो फिर मसला है। क्यों? क्योंकि आपके पास पी क्या है? एक डेटा वैल्यू 11 का फ्रीक्वेंसी कि डेटा वैल्यू, एक डेटा के अंदर 11 एक वैल्यू है, वो कितनी मरतबा रिपीट हो रही है? वो 8 टाइम्स रिपीट हो सकती है, 7 टाइम्स हो सकती है, 5 टाइम्स हो सकती है, बट 8.5 टाइम्स रिपीट नहीं हो सकती, 7.5 टाइम्स रिपीट नहीं हो सकती। तो पी की वैल्यू हमें पता है, हमें ये पता होना चाहिए कि पी की वैल्यू हमारे पास जो है वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। अगर आ रही तो इसका मतलब मिस्टेक किया आपने, सही।
इसमें देख लो कुछ पूछना है। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? अ लिस्ट ऑफ एन नंबर्स। पार्ट ए में बोल रहा है एक एन लिस्ट है जिसमें एन नंबर्स है। कितने नंबर्स है टोटल? एन। हैज अ सम। उन एन नंबर्स का सम गिवन दे दिया। सम कितना है? 312। और मीन गिवन दे दिया 20.8। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन निकालो। एन नंबर्स मतलब उसके अंदर एन ऑब्जर्वेशन थे। जैसे हमारे पास जो है हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास था 100 ऑब्जर्वेशन, 50 ऑब्जर्वेशन, 200 ऑब्जर्वेशन, 10 ऑब्जर्वेशन। सही है। तो आपके पास जो वैल्यूज गिवन दी हुई थी एक्स की, वो 10 डिफरेंट वैल्यूज गिवन थी। तो आपने बोला कितनी ऑब्जर्वेशन थे? टोटल 10। तो यहाँ पे ये एन क्या है? एक लिस्ट के अंदर टोटल 10 एन नंबर्स है, तो वो कितने नंबर्स है वो बताना है। हमें पता है मीन क्या होता है? सम डिवाइड बाय किसी भी लिस्ट के अंदर, किसी भी डेटा के अंदर टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन। सही है। एन फाइंड करना है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड। तो एन निकालने का क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया सम डिवाइड बाय मीन। सम की वैल्यू 312 डिवाइड बाय मीन 20.8। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 15। 312 डिवाइड बाय 20.8 किया, एन क्या आ गया? 15। तो मतलब आपके पास जो लिस्ट थी जिसमें टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर है? 15 नंबर है, 15 ऑब्जर्वेशन है। उनका सम 312 बन रहा है और उसका मीन बन रहा है 20.8। सही है। पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? द मीन ऑफ 42 नंबर्स। कितने नंबर थे? 42। तो आप बोलो एन गिवन दे दिया है ना? एक डेटा है उसमें कितने नंबर थे? 42। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू 42 है और उन 42 नंबर्स का मीन गिवन है 3.25। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। इन नंबर्स का सम निकालो। हमें पता है मीन बराबर होता है सम डिवाइड बाय एन। तो जैसे ही मीन को एन से मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाएगा। सम किसके बराबर है? मीन मल्टीप्लाई बाय एन। 3.25 मल्टीप्लाई 42। तो सम कितना आ गया? 136.5। सही है। अच्छा, पार्ट नंबर सी। पार्ट सी में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? क्यू की। गिवन क्या दिया हुआ है? मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज 3। आपके पास इन ऑब्जर्वेशंस का मीन 30 है। तो बताओ क्यू क्या होगा? इन सारी ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन क्यू है। मीन गिवन है, क्यू निकालना है। डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस गिवन है 13, 19, 27, 42 और क्यू। तो हमें पता है कि मीन गिवन है तो मीन का मेथड यूज होगा। मीन कैसे निकालते हैं? किसी भी डेटा का अनग्रुप डेटा है तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे। 13 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 42 प्लस क्यू। सही है। डिवाइड बाय टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही है? 5। तो डिवाइड बाय 5 आ गया। क्या निकलेगा इससे? मीन निकलेगा। मीन कितना गिवन है? 30। तो ये किसके इक्वल है? 30 के। 5 इधर डिवाइड में 30 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, 150 आ गया। इन सबको ऐड किया चारों नंबर्स को तो 101। प्लस का है 150 के पास जाके माइनस कर दिया तो क्यू की वैल्यू आ गई 49। सही है। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये जो हमारे पास अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं इस तरीके के क्वेश्चन P2 के अंदर आते हैं, मोस्टली तकरीबन आ जाते हैं। सही है। क्वेश्चन नंबर 1। हेनरी डिड अ सर्वे ऑफ द लेंथ ऑफ द लीव्स ऑन अ प्लांट। हेनरी क्या कर रही है? सर्वे कर रही है कि आपके पास जो है वो प्लांट की लीव्स की लेंथ कितनी है। सही है। लेंथ का सर्वे हो रहा है। लेंथ आपके पास द रिजल्ट आर समराइज इन दिस टेबल। एक टेबल गिवन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। सही है ना? फ्रीक्वेंसी का टेबल गिवन दिया। लेंथ है एक्स सेंटीमीटर। सही है। लेंथ है किसमें? सेंटीमीटर में। और हर एक लेंथ आपके पास है एक्स। इसी तरह फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई है। सही है। अब इस बार आपके पास जो, जब भी आपको पता है फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो ये आपके पास होता है ग्रुप डेटा। नहीं, ये ग्रुप डेटा है, लेकिन इससे पहले ग्रुप डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन में आपके पास रेंज में नहीं होता था। आपके पास जो इनइक्वालिटीज में गिवन नहीं होती थी, एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होती थी। इस बार आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है? एक रेंज गिवन दी हुई है। सही है ना? आपके पास 6 प्लांट की लीव्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से बड़ी और 3 सेंटीमीटर तक है। इसी तरह 8 प्लांट्स की लीव्स ऐसी है, मतलब 8 लीव्स ऐसी है प्लांट्स की जिनकी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर से बड़ी और 4 सेंटीमीटर तक है। इसी तरह एंड सो ऑन। सही है। तो इस टाइप के डेटा को कहते हैं कि आपके पास कंटिन्यूस, आपके पास ये ग्रुप डेटा के साथ साथ ये कंटिन्यूस डेटा भी है। सही है।
तो अब इसका अगर मीन निकालने को बोलता है तो कैसे निकालेंगे? सही है, अब देखो क्या क्या फाइंड करने को बोलता है इसका, आ जाओ। पार्ट ए में बोल रहा है व्हेन आस्क्ड टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट द रिजल्ट्स। क्या बोला है? आपको बोला गया है कि हिस्टोग्राम आपने बनाना है इन रिजल्ट्स का। हेनरी ने ड्रॉ किया है ये डायग्राम, सही है, हेनरी ने ये डायग्राम बना दी। कौन सा डायग्राम बना दिया? हिस्टोग्राम बना दी। तो आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस डायग्राम इज इनकरेक्ट। एक्सप्लेन करो कि ये डायग्राम क्यों इनकरेक्ट है। अच्छा, एक चीज याद रखो, जब भी हिस्टोग्राम बनाई जाती है तो हिस्टोग्राम का कर्व, हिस्टोग्राम का जो है वो आपके पास डायग्राम जब भी प्लॉट किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो वो फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनाया जाता, वो बनाया जाता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर। हिस्टोग्राम में आती है फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी। तो हेनरी ने ये जो हिस्टोग्राम कर्व बनाया है इसमें लेंथ ली है एक तो एक्स होगा, एक्स एक्सिस पे आपके पास एक्स आ जाएगा, जो ऑब्जर्वेशन है वो आती है। अब वो लेंथ हो, हाइट हो, विड्थ तो कुछ भी हो, लेकिन वाई एक्सिस पे आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आती है। हिस्टोग्राम में कर्व में क्या आता है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो हिस्टोग्राम कर्व जो होता है वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वर्सेस एक्स होता है, वर्सेस ऑब्जर्वेशन होता है, सही है। तो यहाँ पे इसने ये फ्रीक्वेंसी में बनाया है, फ्रीक्वेंसी के साथ बना दिया, तो इसका मतलब ये हिस्टोग्राम कर्व नहीं है। तो इसने यही पूछा हमसे कि बताओ ये इनकरेक्ट क्यों है, तो हमने बोल दिया बिकॉज द हिस्टोग्राम कर्व प्लॉट बिटवीन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एंड एक्स इंस्टीड ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्स, सही है। तो ये हमने रीजन दे दिया। चलो, अच्छा, पार्ट बी में बोल रहे हैं ऑन द ग्रिड बिलो, ग्रिड गिवन दिया हुआ, ड्रॉ अ करेक्ट हिस्टोग्राम फॉर हेनरी रिजल्ट। तो हेनरी के रिजल्ट का करेक्ट हिस्टोग्राम बनाओ, सही है। अब बनता कैसे, आओ। सही है, जब भी आपको जो है वो क्या कहते हैं हिस्टोग्राम कर्व बनाने को बोलेगा, तो एक्स एक्सिस पे तो ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी, लेंथ या कुछ भी है, एक्स आ गया, सही है, एक्स आएगा, सारी वैल्यूज ऑफ एक्स आएगी किसमें? सेंटीमीटर में। और वाई एक्सिस पे आएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगी। अब ये फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, आ जाओ। हमारे पास थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ये डेटा गिवन दिया हुआ है, हमने इसको लिख लिया एक साथ में। लेंथ वन से लेके, मतलब जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थी, सारी ऑब्जर्वेशन लिख ली, वन से लेके थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, फाइव से एट, सही है। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख ली, सिक्स, एट, टेन, सिक्स, सही है, सब लिख दी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? क्लास विड्थ। क्या निकालेंगे सबसे पहले? हर क्लास की विड्थ। आपके पास जो है वो इस डेटा के अंदर टोटल 4 क्लासेस है, सही है। आपने हर एक क्लास की विड्थ निकालनी है, मतलब हर क्लास में कितना डिफरेंस है। हर क्लास एक वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वैल्यू पे एंड कर रही है, तो इन दो वैल्यूज के दरमियान में डिफरेंस कितना है? सिंपल, 3 - 1 किया, क्या आ गई? फर्स्ट क्लास की विड्थ 2। सेकंड, 4 - 3 किया, सेकंड क्लास की विड्थ आ गई 1। थर्ड, 5 - 4 किया, थर्ड क्लास की विड्थ आ गई 1। और लास्ट क्लास की विड्थ कैसे निकली? फाइनल वैल्यू, मतलब जो उसकी अपर वैल्यू है उसको लोअर वैल्यू से माइनस कर दिया, 8 - 5 3 आ गया, सही है। अच्छा, फिर आप क्या करते हो? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हो। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलती है? हर एक क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसी क्लास की विड्थ से डिवाइड करोगे। फ्रीक्वेंसी किससे डिवाइड होगी? क्लास विड्थ से। फ्रीक्वेंसी किससे डिवाइड होगी? क्लास विड्थ से। ये लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ, सही है। तो 6/2 किया, 3 आ गया, 8/1 किया, 8 आ गया, 10/1 किया, 10 आ गया, 6/3 किया, 2 आ गया, सही है। तो वाई एक्सिस पे हमने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लेस करना है। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यूज देखो मैक्सिमम 10 तक आ रही है, तो हमने वन बॉक्स को 2 यूनिट्स ले लिया, टू, वन ग्रिड हमारे पास 2 है, 2, 4, 6, 8, 10, सही है। अच्छा, इधर हमारे पास क्या होगा? एक्स आएगा, सही है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास लेंथ है, लेंथ फर्स्ट क्लास की 1 पे स्टार्ट हो रही है और 3 पे एंड हो रही है, तो 1 और 3 दोनों पॉइंट्स हमने लेने हैं। और इसकी क्लास विड्थ कितनी है? 3। तो 1 एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे 3, मतलब 2 और 4 के मिड में होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, सही है। ये एक पॉइंट हमने मार्क कर लिया। चलो हम इसको मिटा के बनाते हैं ताकि समझ में आए कैसे बन रहा है ये। नहीं बनेगा, अच्छा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये पॉइंट मार्क करेंगे ऐसे, तो ये एक हमने पॉइंट मार्क कर लिया, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3, सही है। फिर एक्स की वैल्यू 3 पे भी आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 3 है, तो ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा ऐसे, x3, और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी 3 है, सही है। फिर एक्स की वैल्यू 3 के ऊपर, लेंथ 3 के ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 8 है, 3 लेंथ के ऊपर 8, सही। फिर 4 लेंथ के ऊपर भी डेंसिटी 8 है, 4 लेंथ के ऊपर डेंसिटी 8, ये पॉइंट आ गया। फिर नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे, 4 लेंथ के ऊपर 10 डेंसिटी भी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 10 भी है, 4 के ऊपर 10, ये पॉइंट आ गया।
और फिर 5 के ऊपर भी 10 है, तो 5 x की वैल्यू 5 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यू क्या है 10। यहाँ पे पॉइंट आ गया, सही है। फिर लास्ट क्लास में आएंगे हम, तो हमारे पास जो है वो लास्ट क्लास में x की वैल्यू है 5 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 2। तो x की वैल्यू 5 पे 2, ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 8 पे भी कितनी है 2, x की वैल्यू 8 पे भी ये पॉइंट आ गया, सही है। फिर हमने बनाना कैसे इसको, हमने क्या किया, सबसे पहले एक हॉट क्या किया, फर्स्ट पॉइंट से लेके वर्टिकल लाइन, सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। हम्म तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मतलब कहाँ तक लेके आ गया, एक्स एक्सिस तक, 1 तक, ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। फिर सही है, फिर ये दो पॉइंट्स जो है आपके पास सेम एक्स वाई की वैल्यू पे है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है। फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारे पास ये वाला पॉइंट था। फिर देन एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है, जो दो सेम पॉइंट्स है एक्स की वाई की वैल्यू 8 के ऊपर, इनको ज्वाइन कर देंगे। फिर एक वर्टिकल लाइन कैसे ज्वाइन होगी, ये 10 वाला पॉइंट है जो है वाई की वैल्यू 10 वाई की वैल्यू 8, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए बिल्कुल नीचे तक एक लाइन ले आएंगे, ये एक वर्टिकल लाइन आ गई। फिर दो पॉइंट जो वाई की वैल्यू 10 के ऊपर, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से एक वर्टिकल लाइन जो है ज्वाइन करेंगे 5 पे, सही है, 10 से, ये वाले पॉइंट से वर्टिकल लाइन हमने कंप्लीटली ज्वाइन कर ली। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन होगी लास्ट 2 पॉइंट्स के दरमियान में, और फिर 8 तक एक वर्टिकल लाइन ज्वाइन हो जाएगी। तो आपके पास क्या हुआ, ये जो है हेनरी के जो रिजल्ट है उसका एक हिस्टोग्राम कर्व बन गया, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है तो हिस्टोग्राम कर्व ऐसे बनता है, तो उसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। जब भी आता है कम से कम 3 नंबर का आता है, मिनिमम 3 to 4 मार्क्स का आता है। इसमें देख लो कुछ पूछना है। नहीं। चल नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 100 स्टूडेंट्स वर ईच आस्क्ड हाउ लॉन्ग दे स्पेंड टॉकिंग ऑन देयर मोबाइल। 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से हर एक स्टूडेंट कितनी देर तक अपने मोबाइल पे बात कर सकता है, टॉक कर सकता है, सही है, ड्यूरिंग 1 डे, एक दिन में। द रिजल्ट्स आर समराइज इन द टेबल, और वो रिजल्ट टेबल में गिवन दिया हुआ है। टी, टाइम, ये हमारा एक्स है, सही है ना, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, किसमें, मिनट्स में, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जो एक दिन में 0 मिनट से लेके 10 मिनट्स तक बात कर सकते हैं। 30 स्टूडेंट्स ऐसे जो 10 से 20 मिनट तक टॉक कर सकते हैं। 12 स्टूडेंट्स ऐसे जो 20 से 40 मिनट्स तक टॉक कर सकते हैं। 16 स्टूडेंट्स ऐसे जो 40 से 60 मिनट्स तक टॉक कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ऑन द एक्सिस बिलो, आपके पास ये एक्सिस गिवन दिया हुआ है नीचे, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दीज रिजल्ट। जैसे अभी हमने ऊपर हिस्टोग्राम बनाया है, इसका भी क्या बनाना है, हिस्टोग्राम कर्व बनाना है, सही है। अच्छा भाई, तो हिस्टोग्राम कर्व में क्या होता है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है वो जो ऑब्जर्वेशन होती है वो आता है। जैसे टाइम है इधर, टाइम आपका ऑब्जर्वेशन है मिनट्स में, तो टाइम आ गया, सही है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम टी गिवन दिया हुआ है, जो टेबल में हमने कॉपी किया उसकी फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्लास विड्थ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, हर क्लास की जो आपके पास हर एक क्लास की अपर वैल्यू को लोअर वैल्यू से माइनस कर दो। 10 - 0, 10 आ गया। 20 - 10, 10 आ गया। 40 - 20, 20 आ गया, सारा लिखा हुआ है इधर, सही है। 60 - 40, 20 आ गया। 80 - 60, 20 आ गया। 100 - 80, 20 आ गया। तो हर एक क्लास की अपर वैल्यू लोअर वैल्यू से माइनस हो जाएगी, सही है। तो आपके पास उस क्लास की विड्थ आ जाएगी, सही है। तो क्या निकालोगे, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलती है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। हर क्लास की फ्रीक्वेंसी अपनी ही क्लास की विड्थ से डिवाइड हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ गई। 10 / 10 1 आ गया। 30 / 10 3 आ जाएगा। 12 / 20 0.6 आएगा। 16 / 20 0.8 आएगा। 20 / 21 आ गया। 12 / 0 12 / 20 0.6 आ गया, सही है। अब इसको हम इस ग्रिड्स के ऊपर, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, देखो टाइम की वैल्यू 0 है, तो सर आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, 1। इसमें इसमें जो है वो
लेबल सब हुआ हुआ है, स्केलिंग सब हुई हुई है, ग्रिड्स हमें उसने बता दिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर, टाइम वाले एक्सिस के ऊपर 0 से लेकर 20 तक 4 बॉक्सेस 10 बॉक्सेस है, तो हर एक बॉक्स 2 यूनिट्स होगा। सही है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाले एक्सिस के ऊपर 0 से लेके 1 तक 10 बॉक्सेस है, हर एक बॉक्स 0.1 यूनिट होगा। सही है। तो टाइम अगर 0 है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 है, टाइम 0 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1, ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास। सही है, ये पॉइंट आ गया। चलो, टाइम कितना है 10, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1। टाइम है 10, 10 आएगा 0 और 20 के मिड में, तो भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। टाइम है 10 तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 3, टाइम 10 के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 है, ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया। सही है। टाइम आपके पास कितना है 20, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपके पास है 3, टाइम 20 पे फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी है 3, ये पॉइंट आ गया। टाइम 20 के ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.6, टाइम 20 के ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.6, 0 और 1 के बिल्कुल मिड में 0.5, उससे एक ऊपर बॉक्स आओगे तो 0.6, ये पॉइंट आ गया। सही है। 40 के ऊपर, सही है, टाइम की वैल्यू 40 के ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 0.6, तो 40 के ऊपर 0.6 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये वैल्यू आ गई। फिर टाइम की वैल्यू आपके पास 40 के ऊपर ही फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.8, ये रही वैल्यू। टाइम की वैल्यू 40, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 0.8, तो ये पॉइंट आ जाएगा। टाइम की वैल्यू 40, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.8। फिर आपके पास है टाइम की वैल्यू 60 के ऊपर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.8, तो टाइम की वैल्यू 60 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 0.8। फिर टाइम 60 के ऊपर ही आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी हो रही है 1, टाइम ये रहा आपके पास 80, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सॉरी 60, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 1, ये पॉइंट आ गया। फिर टाइम कितना है आपके पास 80, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है 1, टाइम 80 के ऊपर टाइम 80 ये रहा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1, ये पॉइंट आ गया। सही है। फिर टाइम 80 के ऊपर ही आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ये रहा, टाइम 80, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है 0.6, तो टाइम 80 के ऊपर टाइम 80 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.6, और लास्ट टाइम 100 पे भी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी 100, ये पॉइंट आ गया। अब इनको ज्वाइन कर लेंगे। सही है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 से लेके 1 तक जो पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट 0 से स्टार्ट करो, ओरिजिन से फर्स्ट पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देन फिर एक नेक्स्ट पॉइंट जो आगे है 1 वाली लाइन पे, उस पे सॉरी 0 से लेके 1 तक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट 1 पे ही है, तो वहां तक जो है उस पॉइंट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 3 पे, उसमें कंप्लीटली वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है। सही है। और फिर 3 का जो नेक्स्ट पॉइंट है उधर तक एक हॉरिजॉन्टल, देन फिर नीचे तक 20 तक आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, फिर ये जो पॉइंट है इधर से आपने फिर एक हॉरिजॉन्टल करनी है, देन फिर जो आपके पास क्या कहते हैं सेम पॉइंट से उस पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। मतलब अगर आपके पास जो है वो एक्स एक्सिस में सेम पॉइंट्स आ रहे हैं, सही है, मतलब सेम लाइन पे आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, और अगर वाई एक्सिस पे मतलब वाई वर्टिकली सेम पॉइंट्स आ रहे हैं तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। सही, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके फिर आपने क्या किया, एक 40 से लेके 60 के बिटवीन में पहले एक हॉरिजॉन्टल, देन फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके, फिर 60 से 80 के बिटवीन में पहले हॉरिजॉन्टल देन वर्टिकल, फिर 80 से 100 के बिटवीन में पहले हॉरिजॉन्टल और देन वर्टिकल लाइन ज्वाइन होगी। सही है। तो ये आपके पास बन गया हिस्टोग्राम कर्व, जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और ऑब्जर्वेशन टाइम के दरमियान में बना है इस पर्टिकुलर रिजल्ट का। सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसका, इसका एक पार्ट है, पार्ट नंबर बी भी है। सही है। पार्ट बी में क्या बोल रहा है आपको, पार्ट बी में बोल रहा है द मासेस इन ग्राम्स ऑफ 240 पोटैटोज वर फाउंड। पार्ट बी का पार्ट इससे कोई लेना देना नहीं है। सही है, बिल्कुल डिफरेंट बात हो रही है। बोले आपके पास टोटल कितने 240 पोटैटोज है, उनके मासेस जो है वो फाइंड किए गए, वेट किए गए, निकाले गए, किसमें है, ग्राम्स में है। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दीज रिजल्ट इज शोन बिलो। सही है। तो आपके पास क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन दिया हुआ है। इससे पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कौन सा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। सही है।
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल गिवन दिया हुआ है। देखो आपके पास जब भी टेबल गिवन होता है तो आपने देखना होता है कि एक तो ऑब्जर्वेशन होती है, मास हो, टाइम हो, हाइट हो, लेंथ हो, कुछ भी होता है, वो ऑब्जर्वेशन है। जैसे ये ऑब्जर्वेशन का टेबल है, एक आपके पास गिवन दिया होता है, उसी के नीचे जो है वो टेबल में एक कॉलम या रॉ आपके पास जो होती है वो ऑब्जर्वेशन की होती है, और दूसरा या तो फ्रीक्वेंसी होती है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कौन सा टेबल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। अगर फ्रीक्वेंसी लिखा होता है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, सही है। अच्छा, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, मास गिवन है, सही है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है, सही। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को बोले वो भी सवाल में आता है, वो भी अभी हम करेंगे, सही है, नीचे ही क्वेश्चन है। 0 4 आपके पास फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है, सेकंड की 4 है, थर्ड की 54 है, 132 एंड सो ऑन, सही है। पार्ट वन में बोल रहा है, पार्ट बी का भी फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ स्मूथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है एक स्मूथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इस ग्रिड के ऊपर ये ग्रिड गिवन है, इसमें स्मूथ सा कर्व बनाना है आपने, सही है। इस इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर सके, इलस्ट्रेट कर सके, सही है। चलो आओ बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। मास कितना है ग्राम में, 50 ग्राम मास के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0। मास आपका ग्राम में जो है, जो मास है वो एक्स एक्सिस पे है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे है, सही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो, कुछ भी होता है वो वाई एक्सिस पे होता है, ऑब्जर्वेशन ऑलवेज एक्स पे होता है, सही है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट होता है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सी क्वांटिटी आती है जो इंडिपेंडेंट होती है, सही है। और वाई एक्सिस पे हमारे पास वो क्वांटिटी आती है जो डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, तो हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू है 50 और वाई की वैल्यू 0। तो 50 और 0, वाई की वैल्यू 0 इस पूरे एक्स एक्सिस पे होगा, मास वाले एक्सिस पे होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, मास 100 है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है, 100 पे 4। अब देखो समझो, आपके पास जो है वो ये इसने ग्रिड्स कैसे बनाए हैं, एक्स एक्सिस पे भी आपके पास 0 से लेके 50 के बिटवीन में 10 बॉक्सेस है, वाई एक्सिस पे भी 10 बॉक्सेस है, 0 से 50 के दरमियान में। इसका मतलब एक बॉक्स 5 यूनिट है, एक बॉक्स कितना है, 5 यूनिट्स, सही है। तो हमारे पास है 154, तो 100 पे 4 पे आएगा। तो अब हमारे पास एक बॉक्स पे तो 5 बनेगा, उससे थोड़ा सा पहले हम मार्क कर देंगे पॉइंट, सही है। 150 पे कितना है, 54। 150 पे हमारे पास ये रहा 150, पॉइंट कहाँ आएगा, 150 पे पॉइंट आएगा 50, और इसके बाद एक बॉक्स ऊपर जाएंगे तो 55, उससे थोड़ा सा पहले मार्क कर लेंगे, सही है। 200 पे कितना है, 132। 200 पे 132, सही है। 100 के बाद एक बॉक्स जाएंगे 105, 110, सही है। अच्छा, 200 पे, हाँ 200 ये रहा, तो ये हो गया 100, 105, 110, 115, 120, 130, 25, 130। 130 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 132, सही है। 250 पे कितना है, 204। 250 पे 204, 250, 200, और एक बॉक्स ऊपर जाएंगे तो 205 आ जाएगा, तो 204 उस बॉक्स से थोड़ा सा नीचे बना देंगे। 300 पे है 236, 300 पे 236, तो 200 और 250 के बिटवीन में आ गया 225। फिर नेक्स्ट बॉक्स पे जाओगे 230, फिर एक और पे जाओगे 235, उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो 236 आ जाएगा। और लास्ट वैल्यू है, मास है 350, तो उस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 240। 350 पे आ जाएगा 240, 250 से दो बॉक्सेस नीचे आपके पास 240 आ जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे एक स्मूथ सा कर्व बन जाएगा, और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम का या डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, सही है। इसमें कोई लाइन वाइन नहीं बनती, कर्व बनता है, सही है। चलो, अब बोल रहा है, अब हमने सारा जो डिफरेंट पार्ट्स करने हैं, पार्ट टू, उसके फर्दर पार्ट्स, वो सारे इस डायग्राम की मदद से करने हैं, सही है? मतलब फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालो। क्या निकालना है भाई, मीडियन निकालना है। आ जाओ भाई, मीडियन निकालते हैं। हमें पता है मीडियन क्या होता है, किसी भी डेटा का 50%, हमने पहले भी निकाला है, 50% होता है मीडियन। टोटल कितने पोटैटोज है, 240 पोटैटोज इस पूरे डेटा के अंदर, टोटल कितने, 240। कैसे, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड कहाँ पे कर रहे हैं, 240 पे, तो 240 टोटल पोटैटोज है। 50% लेना है 240 का, मतलब हाफ ले लो, आधा ले लो। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 50% मल्टीप्लाई बाय 240, एक तरीका तो ये है।
दूसरा 240 का आधा लेना है, डिवाइड बाय 2 कर दिया, 120। तो पोटैटोज है 120। हमारे पास ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये पोटैटोज को शो कर रहे हैं और ये उनके मास को शो कर रहे हैं, सही है। तो 120 पोटैटोज का मतलब है 120 मास, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे। 120 आएगा 100 के बाद, 4 पॉइंट्स के बाद, सही है ना, 4 बॉक्सेस के बाद ये पॉइंट आ गया 120। हमने इस 120 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक, कर्व तक, जो हमने बनाया है ग्रीन लाइन से, जो बना हुआ है ग्रीन कलर से, सही है। देन फिर हम नीचे इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, कहाँ तक, मास वाले एक्सिस तक, सही है। और फिर मास की वैल्यू रीड कर दी, 200 से एक पहले आ रहा है तो 195। 195 क्या हो गया आपके पास, 195 ग्राम्स। दिस इज द यूनिट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, सॉरी दिस इज द मीडियन ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन दी हुई थी इसका जो है वो मीडियन है, मतलब टोटल 240 पोटैटोज का जो मीडियन मास है वो कितना है, 195, सही है, 195 ग्राम्स। अच्छा, अब पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। क्या निकालनी है, इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालनी है। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होती है, अपर क्वार्टाइल Q3 माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल आपका थर्ड क्वार्टाइल होता है, लोअर क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, तो Q3 माइनस Q1 करेंगे। सबसे पहले हम Q3 निकालते हैं, फिर Q1 निकालते हैं, उन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी, सही है। आ जाओ भाई। तो अब हम Q3 निकालेंगे। हमें पता है Q3 अपर क्वार्टाइल होता है किसी भी डेटा का 75%। तो 240 का 75% निकाल लो। 75% मल्टीप्लाई 240 करोगे 180 आ जाएगा। और लोअर क्वार्टाइल होता है किसी भी डेटा का 25%। तो 25% को टोटल डेटा में जितने पोटैटोज है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ गई, 60 पोटैटोज। ये क्या है, इस डेटा का अब लोअर क्वार्टाइल है, सही है। तो अपर क्वार्टाइल का मास कितना है वो निकालते हैं, 180। तो हमने क्या किया, 180 पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 175। 200 और 150 के बिटवीन में 175 है, उससे ऊपर एक बॉक्स जाओगे 180 आ गया। देन हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की 180 से कर्व तक, और फिर उसको जैसे ही कर्व पे इंटरसेक्ट करके देन हम उस वर्टिकल लेके आ गए। तो 200 और 250 के बिटवीन 225 है, और उसके बाद भी दो बॉक्सेस आ रहे हैं, इसका मतलब 235 हमारा आ गया अपर क्वार्टाइल, सही है। 235 है ये वैल्यू, अपर क्वार्टाइल आ गया। अब लोअर क्वार्टाइल निकालते, 60 है, कितना है ये, 60। हाँ, 25% कितना बनेगा 240 पोटैटोज का, 60 पोटैटोज बनेगा। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे गए, हमने 60 पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। 50 से 2 बॉक्सेस ऊपर जाओगे 60 आ जाएगा। और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लो, हॉरिजॉन्टल कहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस कर्व तक। और फिर उधर से एक वर्टिकली आ जाएंगे, सही है। तो वर्टिकली, हाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली मास वाले एक्सिस तक। तो हमने रीड कर लिया ये मास कितना आ रहा है, 150 के बाद एक बॉक्स आ रहा है तो 155, दिस इज द लोअर क्वार्टाइल। तो 235 अपर क्वार्टाइल, 155 लोअर क्वार्टाइल, इन दोनों को माइनस किया तो इस डेटा की इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी आ गई, 80। इंटर क्वार्टाइल रेंज कितनी आ रही है, 80 आ रही है, सही है। चलो अब इसका हम करते हैं, ये हो गया पार्ट नंबर बी का फर्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर बी का सेकंड पार्ट। अब पार्ट नंबर थर्ड करते हैं, पार्ट बी का ही थर्ड पार्ट भी है। कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। ऊपर दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल, इधर हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी का टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए बोल रहे हैं, इसको कंप्लीट करो। इस तरीके का सवाल अक्सर आ जाता है, सही है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, देखो, इसने क्या है, मास लिख दिए, सही है, मास की रेंजेस बता दी। जब भी फ्रीक्वेंसी टेबल होता है तो उसमें मास रेंज में बताया जाता है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मास की एक वैल्यू दी जाती है, सही है। अच्छा, तो ये आपको रेंजेस में बता दी गई। तो फर्स्ट जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, नेक्स्ट क्लास की निकालो। कैसे निकालोगे, इसके लिए आपके पास ऊपर वाला टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी आपके पास देखो, 50 से कम है तो 0 थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर आई थी 4, फिर आ रही है 54। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, आपने सिंपल क्या करना है, इस 54 में से ये 4 माइनस कर देना है। तो आपके पास जो है वो सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, माइनस करके आएगी। 54 में से 4 माइनस किया, 50 आ गई सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी। थर्ड क्लास की कैसे आएगी, अच्छा 132 में से क्या करेंगे, 54 माइनस कर देंगे तो 78 आ गई, सही है। फिर नेक्स्ट क्लास की कैसे आएगी, 204 में से 132 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई 72, नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। और फिर जो है वो 236 जो है, इसमें से 204 माइनस करेंगे तो 32 आ गई नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी।
और लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है कैसे आएगी, 240 में से ये 236 माइनस करेंगे तो 4 आ गई लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। सही है। अच्छा ये पार्ट ज्यादा नंबर का नहीं होता है, 1 से 2 नंबर का होता है। अच्छा अगर कभी आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो, बोले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, तो कैसे निकालोगे? फर्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो फर्स्ट क्लास की रहेगी, सही है, 4 4 रहेगी। फिर 4 में नेक्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? जो आपके पास फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है उसमें ये 50 ऐड होगा, 4 + 50 54 आ गया। फिर 54 में ये 78 ऐड करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी जो उधर लिखी हुई है, सही है, 132। फिर 132 में फर्दर 72 ऐड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 204। फिर 204 में आप ये 32 ऐड करोगे, ये 32, तो फिर 236 आएगा। और फिर 236 में 4 ऐड करोगे तो लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 240 आ जाएगी, जो इक्वल होती, सॉरी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 240 आएगी, जो इक्वल होती है किसके, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के, सही है ना, टोटल के। सही है। अच्छा तो इस तरीके से आप जो है वो फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो प्लस कर करके, और माइनस कर करके आप क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। सही है? चलो पार्ट नंबर 4। अ पोटैटो विद अ मास, एक पोटैटो जिसका मास 250 ग्राम से ज्यादा है, इस क्लास एक्स एक्स्ट्रा लार्ज। हमने बोला ऐसा पोटैटो, एक ऐसा पोटैटो जिसका मास 250 ग्राम से ज्यादा होगा, हमने उसकी क्लास बोल दी कि वो एक्स्ट्रा लार्ज वाली क्लास में जाएगा। सही है, उसकी क्लास एक्स्ट्रा लार्ज है। पार्ट ए में बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज पोटैटोज आर एक्स्ट्रा लार्ज, तो बताओ ऊपर जो 240 पोटैटोज है उसमें से कितने पोटैटोज ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा लार्ज है। चलो भाई निकालते हैं। सही है। तो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए कैटेगरी, के लिए एक्स्ट्रा लार्ज की कैटेगरी क्या है, 250 ग्राम से मास ज्यादा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ऐसे कितने पोटैटोज है जिनका मास 250 ग्राम से ज्यादा है। तो हमने बोला यार 250 ग्राम मास, तो 250 मास के लिए मास एक्सिस पे गए, 250 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, 250 ग्राम पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, ये मार्क कर लो, देखो 250 ग्राम ये रहा। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहो कर लो, तो यहाँ पे आप आ गए। और फिर इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करके आप निकाल सकते हो, कर लेते हैं ये ड्रॉ। तो 250 ग्राम पे हमने एक पॉइंट मार्क किया 250 ग्राम्स, और फिर यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल, सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, कहाँ तक, कर्व तक। सही है। और 250 फिर हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, पहले वर्टिकल की देन हॉरिजॉन्टल, कहाँ तक, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस तक। सही है। तो हमें पता चल जाएगी ये वैल्यू 250 ग्राम्स पे क्या वैल्यू आ रही है, 200, और एक बॉक्स ज्यादा है तो 205। क्या आ गया, 205। टोटल 240 पोटैटोज में से 205 पोटैटोज ऐसे हैं जिनका मास 250 ग्राम से कम है, और 205 पोटैटोज के बाद बाकी जो पोटैटोज है टू, सही है, उनका मास क्या है, 250 ग्राम से ज्यादा है। तो सवाल में पूछ रहा है बताओ कितने पोटैटोज ऐसे हैं जिनका मास 250 ग्राम से ज्यादा होगा। सही है। हम्म तो टोटल आपके पास क्या आ गया था, सही है, तो आपके पास टोटल कितने आ गए थे, 20, 205 पे वैल्यू आई थी ना। सही है। तो हमने लिखा 240 टोटल है, उसमें से 205 पोटैटोज माइनस कर दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 35 पोटैटोज। तकरीबन 35 या 36 पोटैटोज आपके पास ऐसे हैं जिनका मास 250 ग्राम से ज्यादा है, या फिर वो एक्स्ट्रा लार्ज की कैटेगरी में आ रहे हैं। सही है। अच्छा, या आप इधर भी ऐसे भी देख सकते हो, देखो आपको इस टेबल से भी पता चल सकता है, ग्राफ की भी नीड नहीं थी। अगर ये टेबल नहीं हो तो ग्राफ की मदद लोगे, ग्राफ से वैल्यू निकालोगे तो 35 आएगा, और अगर ग्राफ टेबल है फ्रीक्वेंसी वाला तो इधर से ही आ जाएगा। कैसे आया ये भी देख लो, सेकंड मेथड है। तो हमारे पास देखो ये फर्स्ट 4 क्लास में क्या है, पोटैटो का मास जो है वो 250 ग्राम तक है। फिफ्थ क्लास से, पांचवी क्लास और छठी क्लास ऐसी है जिसमें पोटैटो का मास जो है वो 250 ग्राम से ज्यादा है, 250 ग्राम से क्या है, ज्यादा। सही है। तो 32 पोटैटोज ऐसे हैं जिनका ग्राम मास 250 से ज्यादा और 300 तक है, 4 पोटैटोज ऐसे हैं जिनका मास 300 से 350 तक है। तो इन दोनों को ऐड किया तो टोटल 36 पोटैटोज आ गए। हाँ, फ्रीक्वेंसी टेबल से एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ग्राफ से अप्रोक्सीमेट आएगी, जो 35 आ रही थी, दोनों सही है। अच्छा अगर ये फ्रीक्वेंसी टेबल होगा तो फ्रीक्वेंसी टेबल यूज करोगे, नहीं है तो मजबूरी है, ग्राफ ही यूज कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। पार्ट बी।
विच परसेंटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू फाइंड दिस नंबर? सही है। कौन मतलब व्हाट विच परसेंटाइल, आपको परसेंटाइल बताना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, कौन सा पार्ट ए में जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने की है, जो वैल्यू निकाली है, इसका क्या परसेंटाइल होगा। परसेंटाइल मतलब इसकी कितनी परसेंटेज होगी। टोटल कितने, 36। 36 पोटैटोज ऐसे थे जिनका मास 250 ग्राम से ज्यादा था, जो एक्स्ट्रा लार्ज थे। आउट ऑफ टोटल कितने पोटैटोज है, 240। तो 36 को डिवाइड कर दिया 240 से, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटाइल मीन परसेंटेज, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जीरो से जीरो कैंसिल। 36 डिवाइड बाय 240, सॉरी 24 करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ गई, 15%। तो 15% आपके पास इस पर्टिकुलर डेटा, टू टोटल 240 पोटैटोज में से 15% पोटैटोज ऐसे हैं जिनका मास 250 ग्राम से ज्यादा है और वो एक्स्ट्रा लार्ज की कैटेगरी में आ रहे हैं। सही है। इसमें देख लो यहाँ तक कुछ पूछना है। नहीं। चलो सही है। चलो आज जो है वो हम इस लेक्चर को, इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर इसके डिफरेंट क्वेश्चंस जो बाकी हैं वो करेंगे।